हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं गुड इवनिंग जी। की हाल चाल भाई? चलो जी, सभी का हाल चाल फिर बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली एक बार फिर अपनी पूरी की पूरी फैमिली के सामने सर यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं 2-3 सेशन के बाद आपको मिल रहा हूँ जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे याद किया होगा। याद किया था नहीं किया था? बच्चे कह रहे हमें फर्क नहीं पड़ता आप आओ ना हो, हमें क्या फर्क पड़ता, हम तो बस आप आते हो तो हम आ जाते हैं, आप नहीं आते तो हम नहीं आते हैं। ऐसा है क्या? फटाफट से लिख के बताओ, याद किया था नहीं किया था? बच्चे कह रहे सर हमने आपको मिस किया था। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच जी। मैंने तो आपको बहुत मिस किया था रे। मैं आपके क्वेश्चन बैंक पे ही काम कर रहा था। अब आने वाले एक हफ्ते के अंदर ध्यान रखना, आपका जो सेट नंबर 2 है, क्योंकि अभी तक मैंने क्वेश्चन बैंक का पार्ट नंबर 1 डाला था, आपका सेट नंबर 2 आने वाले इस हफ्ते के अंदर डल जाएगा। तो उसमें 100 क्वेश्चंस आपके और होंगे, तो आपने प्रैक्टिस करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप उसकी प्रैक्टिस के बाद एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। जो डेली हम शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो अलग ही है, उसके अलावा मैं क्वेश्चन डालूंगा अलग से, वो अपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। और जिन बच्चों को यही नहीं पता कि मैंने क्वेश्चन बैंक प्रोफेशनल का फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज मैं आपको बता दूं कि आप एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर मैंने क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी डाला हुआ है। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 जो है इस हफ्ते के अंदर मैं डाल दूंगा। तो सेट नंबर 2 भी आपने डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। उसमें जीएसटी के क्वेश्चंस भी होंगे, इनकम टैक्स एंड कस्टम के क्वेश्चंस भी होंगे, वो सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है जी। तो आज फाइनली हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 31 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और जो हमने क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किया हुआ है आईसीएसआई का, उसका पार्ट नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। ये भी उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना सर, वो सारे के सारे इस लेवल के होंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। अच्छा, कई बच्चे बार बार ना बीच में ये बोल रहे हैं कि सर इनकम टैक्स के क्वेश्चन करवा दो या कस्टम की रिवीजन क्लास डाल दो। सर देखो, सारा कुछ ना टाइम टू टाइम मैं जरूर करूंगा, बट अभी हमें क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करने हैं। मेरे अभी फेस टू फेस वाले जो बैचेस थे जो मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा था, वो सारे मेरे अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, पहले मैं क्वेश्चन बैंक में टाइम लगाऊंगा, और जब मेरा क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट होके अपलोड हो जाएगा ना, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें कस्टम की रिवीजन कैसे करनी है। और जो आपके पेंडिंग जो सीएस प्रोफेशनल की रिवीजन क्लास पड़ी है वो भी मुझे अभी डालनी है। तो पहले मैं रिवीजन क्लास डालूंगा, देन फिर हम कस्टम की रिवीजन क्लास के बारे में देखेंगे। तो प्लीज जितने बच्चे यहाँ पे अब लाइव सेशन के अंदर आते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सर, मैं सब कुछ डे बाय डे अकॉर्डिंगली कर दूंगा। जितना इतना टाइम होगा सर मैं आपके ऊपर ही लगा रहा हूं, बट आपने इतना ध्यान रखना है सर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप डेली बेस पर यहाँ पे आके ये क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपका एग्जाम में बहुत बड़ा नुकसान होगा, बस ये बात ध्यान देना। तो मैं डेली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डेली आपने आना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के ही हैं और कंफर्म वो क्वेश्चन यहां से पक्का पक्का पूछेगा। अब अगर यही क्वेश्चन आपने सही ढंग से नहीं किए होंगे तो आपका एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। ठीक है नहीं? तो स्टार्ट करें फिर सेशन। फटाफट से लिख के बताओ, क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर, हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलो जी आओ, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात उन्हें सोच के बताना, अब लास्ट क्लास में ना मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहां तक कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 से हमें स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम नए 10 क्वेश्चन करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो 10 के 10 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सोल्व करेंगे। उसमें क्या आंसर होंगे वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है जी। आपको कोई भी डाउट्स होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट्स होगा बीच में कमेंट बॉक्स के अंदर मत लिखना। जब वो वीडियो खत्म हो जाएगी ना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डाउट होगा उसको मैं सेशन से पहले डिस्कशन में ले आऊंगा, बस ये बात ध्यान दो। लास्ट क्लास में वैसे कोई डाउट था नहीं, जिन बच्चों के छोटे मोटे डाउट्स थे वो ऑलरेडी मैं रिप्लाई कर चुका हूं। बट अगर इस सेशन में, आज के सेशन में कोई भी आपको डाउट होगा ना, तो प्लीज आपने वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है जी। और ये वीडियो जरूर शेयर किया करो भैया, इनमें जितने भी आपके दोस्त हैं कम से कम उनको ही बता दिया करो कि हाँ भैया सेशन हो रहे हैं, डेली वो सेशन देख ले, कम से कम दूसरों का भला कर दिया करो। ठीक है ना? दूसरों का भला होने से अपना ही भला होता है, ये बात ध्यान देना। ये नहीं है कि भैया चल मैंने तो देख लिया, दोस्त देखे ना देखे मुझे क्या दिक्कत है। तो ये चीज गलत है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। जब मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं, आप यहाँ पे डेली शाम को आ रहे हो, तो आपके दोस्तों का भी फर्ज बनता है कि वो डेली शाम को आके यहाँ पे देखे। ठीक है जी। अच्छा, एक बात छोटी सी और, जो मैंने वीडियो बना के डाली थी, हमारी फैमिली का एक बच्चा इस टाइम कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। ठीक है जी। आपने प्लीज उसमें कंट्रीब्यूट करना है, उस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि हर बच्चा कंट्रीब्यूट करे। मैं कह रहा हूं 50 रुपए कंट्रीब्यूट करो, 100 रुपए कंट्रीब्यूट करो, जितना आपका दिल करता है उतना कंट्रीब्यूट करो, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाओ।
क्योंकि सर बिलीव मी, जिस दिन वो बच्चा सही होके हमारे सामने आएगा ना, आपको उस दिन इतना सेटिस्फेक्शन फील होगा, जितना सुकून आपको जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा ना, उस दिन आपको बहुत सुकून मिलेगा कि हाँ भाई बच्चा सही होके आ गया, हमने कंट्रीब्यूट किया था, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी, तो वाकई ही आज हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो चुकी है। तो प्लीज आप प्रोफेशनल के बच्चे हो, आप थोड़े समझदार हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे छोटे छोटे होते हैं, कई बार वो नहीं समझ, बट आपको पता है सर जिंदगी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, और एक बच्चे की लाइफ के उसके पेरेंट्स से उसका पेन क्या है। तो प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक बच्चे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, कंट्रीब्यूट जरूर करना है थोड़ा बहुत, और अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर बच्चे के पास हर ग्रुप में वो वीडियो जरूर शेयर करनी है, ताकि हर बच्चा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। ठीक है जी, चलो आओ जी, फिर मैं अब आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता, तो आओ सेशन स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहां से स्टार्ट करना है सर। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसमें से क्वेश्चन बक्का बक्का ये वाला बन सकता है। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, अगर आपने घर से क्वेश्चन रीड किया हो, ये क्वेश्चन आपका किसका है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का है। सर एक बात मैंने सोच के बताना, आपने ना क्लास में चैप्टर किया होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, उसमें एक तो सेक्शन नंबर 20 आपने किया होगा, एक सेक्शन नंबर 21 आपने किया होगा, और एक साथ में आपने रूल किया होगा। ये तीनों बातें आपने क्लास में की होंगी। और क्लास के अंदर याद करो, मैंने आपको बताया भी था कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक हेड ऑफिस होता है, जो आगे से सर्विस लेकर उसका बेनिफिट अपनी ब्रांचेस को देता है। अब यहां पे इनवॉइस कटेगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर, क्रेडिट बुक कौन करेगा, आईएसडी बुक करेगा। बट लो ये बात कहता है कि जो भी उसने क्रेडिट बुक किया होगा ना, उस क्रेडिट को वो अपने ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि टर्नओवर की रेशो में। और टर्नओवर हमें कौन सी लेनी होगी, जो पिछले साल की टर्नओवर होगी वो लेनी होगी, और अगर वो टर्नओवर नहीं पता तो पिछले क्वार्टर की जो टर्नओवर होगी फिर वो हमें लेनी पड़ेगी। और क्रेडिट हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, अगर वो क्रेडिट जो है ना, अगर वो सीजीएसटी का है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सीजीएसटी और आईजीएसटी की तरह। अगर वो क्रेडिट एसजीएसटी का है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज एसजीएसटी और एज आईजीएसटी। और अगर वो क्रेडिट आईजीएसटी का है तो मैंने आपको पहले ही भी कहा था कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूट जो करेंगे ना वो आईजीएसटी की तरह करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। तो ये सारी बात हमने क्लास में डिस्कशन की थी, और आपको मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि आईएसडी क्रेडिट जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन का तरीका होता है, इन दोनों तरीकों के अंदर फर्क होता है। क्योंकि आईएसडी का काम क्या होता है, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना, और जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा फिर वो लोग आगे यूटिलाइज करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो यूटिलाइजेशन एक अलग तरीका है, डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग तरीका है। तो ऑलवेज आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना आईएसडी का, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि हमें कौन सा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी सारी बातें देखनी पड़ेंगी। और ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है, XYZ लिमिटेड हैविंग इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई, उसका हेड ऑफिस मुंबई में है, इज रजिस्टर्ड एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इट हैज 3 यूनिट्स इन डिफरेंट सिटी सिचुएटेड इन मुंबई, जबलपुर और दिल्ली। इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं सर, यहां पे एक हेड ऑफिस है, अब इसके आगे ना 3 यूनिट्स हैं, एक तो उसकी मुंबई में है, हेड ऑफिस भी कहां पर है, मुंबई में। सेकेंड यूनिट कहां पर है, जबलपुर में है, और तीसरी कहां पर है उसकी, यहां पर दिल्ली के अंदर है, ये बात ध्यान देना। फिर वो ये बात कहना चाह रहा है, विच आर ऑपरेशनल इन द करंट ईयर, फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 19। अब यहां पे 19 आ जाएगा। वो कहना चाह रहे हैं सीजीएसटी पेड ऑन सर्विस यूज ओनली फॉर द मुंबई यूनिट, उसका कितना है, 3 लाख रुपए का है। और याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा भी था कि जो भी क्रेडिट जिस ब्रांच के लिए यूज किया जाएगा ना, सिर्फ उसी ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसने क्या बोला कि जो हमने सीजीएसटी पे किया उसकी सर्विस का फायदा किसको मिला, सिर्फ मुंबई वालों को मिला। तो एक क्रेडिट जो होगा ना, ये क्रेडिट इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सिर्फ मुंबई को मिलेगा, तो ये 3 लाख रुपए तो चले गए मुंबई को, ठीक है जी। फिर वो कहना चाह रहा है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पेड ऑन सर्विस यूज फॉर ऑल यूनिट्स, इट मींस इस सर्विस का बेनिफिट जो मिला वो सबको मिला है। और सोच के बोला सर, अगर सर्विस का बेनिफिट सबको मिला है तो ये क्रेडिट जो होगा ना, ये हमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बस ये बात ध्यान दो। अब उसकी टर्नओवर कितनी दी है, उसने बोला टोटल टर्नओवर जो है वो इतनी है, उसमें से मुंबई की इतनी है, जबलपुर की इतनी है, और बैलेंस जो बची वो किसकी है, दिल्ली की है। तो इट मींस रेशो कितनी निकल के आ गई सर, रेशो आ गई 5:3:2, ये रेशो निकल के आ गई। अब आपने आप बोल देना सर देखो क्वेश्चन कितना गिरा हुआ था, चेक कर लेना, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और इतना गिरा हुआ क्वेश्चन आज तक सीएस प्रोफेशनल में कभी नहीं बना। और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था सर, ये तो उस टाइम किस्मत अच्छी थी जो ये क्वेश्चन बन गया, नहीं तो बिलीव मी सर इस क्वेश्चन में काफी सारी गलतियां हैं। अगर आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि क्वेश्चन सही नहीं है। आप सर एक बात मैंने सोच के बोलना, उसने देखो पहले पॉइंट में लिखा है सीजीएसटी पेड ऑन सर्विस यूज ओनली फॉर द मुंबई यूनिट।
अब आपको मैंने क्या कहा था कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी ना तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों एक साथ लगेंगे, कभी सीजीएसटी अकेला लग ही नहीं सकता। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सीजीएसटी पे किया मुंबई के लिए, तो भैया एसजीएसटी भी तो साथ में पे किया होगा, एसजीएसटी भी तो साथ में दिया होगा, अकेला सीजीएसटी कैसे पे कर दिया। और दूसरी बात फिर वो कह रहे हैं आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टोटल पे किया 12 लाख रुपए, तो अलग अलग कितना वो तो मुझे पता ही नहीं। अब एक बच्चा सामने बैठा, बच्चा कहता है भाई जब हमें अलग अलग ही नहीं पता तो फिर हमें आगे किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन में। सर अगर आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ी हो ना, उसने आपसे पूछा ही नहीं है किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसने बस ये पूछा कि ये बता दो ये क्रेडिट कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस ये बता दो। इट मीन सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है। आपको मैंने क्लास में से मुश्किल क्वेश्चन करवाया था कि अगर अलग अलग नाम से दिया होगा तो किस नाम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, सारी बातें हमने क्लास में की थी। अब जितने बच्चे नॉर्मली क्लास वाले उन्हें पता होगा, और जो क्लास वाले नहीं है आपने भी क्लासेस के अंदर किया होगा, ये मेरी गारंटी है कि आपने वहां पर ये बात सीखी होगी कि अगर सीजीएसटी है तो किस नाम से आगे जाएगा, आईजीएसटी है किस नाम से आगे जाएगा, और एसजीएसटी है किस नाम से आगे जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताना किस नाम से आगे जाएगा, हमें ये बताना है कितना कितना अमाउंट आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस हम ये बताना है। तो और ये फटाफट सोल्व करो। अब ये 3 लाख रुपए किसके हैं, मुंबई वाले के हैं, और ये 12 लाख रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 532 में। अब अगर 12 लाख रुपए को मैं 532 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहां पे निकल के आएगा 6 लाख रुपए तो निकल के आ जाएगा जी इसका, मतलब 6 लाख रुपए निकल के आ जाएगा किसका, 6 लाख है मुंबई वाले का। और फिर यहां पे निकल के आएगा 3,60,000 रुपए जबलपुर वाले का, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2,40,000 रुपए जो होगा ना वो दिल्ली वाले का निकल के आएगा। अब 6 लाख रहे मुंबई वाले का ये है और 3 लाख रुपए है, तो मुंबई वालों का क्रेडिट कितना आ गया, 9 लाख रुपए का टोटल आ गया ना। तो आओ जी एक बार चेक करते हैं आंसर। देखो 3 लाख रुपए सिर्फ चला गया मुंबई में, और ये 12 लाख रुपए कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, टर्नओवर के रेशो में 532 आपकी टर्नओवर है, तो रेशो है 6 लाख, 3,60,000 और 2,40,000। तो मुंबई के पास कितना क्रेडिट आ गया, 9 लाख रुपए का, और यहां पर कितना आ गया 3,60,000 रुपए का, और यहां पर कितना आ गया 2,40,000 रुपए का। अब कमाल के बाद देखो इस क्वेश्चन में कितनी सारी गलतियां हैं। अगर कोई मुझसे बच्चा पूछ ले कि सर इस क्रेडिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर तो लिया, अब आगे यूटिलाइज कैसे करेगा, वो कैसे करेंगे, सर मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इस 9 लाख में कितना आईजीएसटी है, मुझे पता ही नहीं है सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, क्योंकि उसने टोटल मुझे कंबाइन बता दिया। तो इस क्वेश्चन में काफी सारी मिस्टेक्स हैं, बट हमें उस मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बना है जो उसने बोला हमें उस तरीके सोल्व करके आना। अब बिना बात के वहां पे अपनी नॉलेज झाड़ने मत लग जाना, कहीं नोट में लिखा हो क्वेश्चन में ये सारी गलतियां हैं, जब तक ये नहीं बताओगे मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा तो मैं क्वेश्चन छोड़ के आ रहा हूं, तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। तो जो उसने बोला भैया सीजीएसटी पे किया तो बात खत्म, सीजीएसटी पे किया 3 लाख रुपया लिख दिए। अब ये टोटल कंबाइन 12 लाख पे किया, इसको मैंने अपोर्शन कर दिया, अब ये 9 लाख रुपए निकल कर आ गया। अब ये 9 लाख रुपए आगे ये मुंबई वाला कैसे यूटिलाइज करेगा इस क्वेश्चन में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि रीजन बिंग मुझे अलग अलग पता ही नहीं है वो क्रेडिट कितना है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, यूटिलाइजेशन अगर पूछता तो वो क्वेश्चन बनाता ही ना, फिर उस क्वेश्चन को वो चेंज करता, ठीक है। और आप सब जानते हो यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, आईजीएसटी यूज करते हैं, आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे भी यूज कर लो, फिर सीजीएसटी यूज करेंगे फर्स्ट सीजीएसटी और देन आईजीएसटी, और एसजीएसटी यूज करेंगे फर्स्ट एसजीएसटी और देन आईजीएसटी। और ऑर्डर क्या होगा, पहले आईजीएसटी खत्म करेंगे, देन फिर सीजीएसटी खत्म करेंगे और देन फिर एसजीएसटी खत्म करेंगे। ये सारी बातें यूटिलाइजेशन की होती हैं, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो बीच में अभी मत लिखना, जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके कमेंट बॉक्स में डाल देना, बट एक बार पहले दोबारा सुन लेना। उम्मीद करता हूं यहां पे डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है जी। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, एक सर्कुलर आया था 2017 के अंदर, उस सर्कुलर के ऊपर बेस है, और वो सर्कुलर नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्कुलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जामिनेशन लिस्ट में आ चुका है, बट फिर भी क्वेश्चन पुराना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें पढ़ना है क्वेश्चन में है क्या। इधर देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, एक सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, इज रनिंग ए रेगुलर टूरिस्ट बस सर्विस कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम कोयम्बटूर तमिलनाडु टू त्रिवंद्रम, ठीक है, टू त्रिवंद्रम केरला विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 17 एंड इज चार्जिंग आईजीएसटी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। डिस्कस वेदर ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट बस फ्रॉम वन डिपो टू अनदर ऑफ द सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड।
इट मीन्स वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि इंटर स्टेट जो मूवमेंट हो रहा है ना कन्वेंस का, वो सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के एक डिपो से ना उसी के दूसरे डिपो पे हो रहा है। मतलब ये दोनों डिपो जो हैं ये सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट के, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ाओ, इट मीन्स उसने क्या पढ़ा, डिस्कस वेदर ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट बस फ्रॉम वन डिपो टू अनदर ऑफ सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। मतलब ये डिपो भी किसका है, सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट का है, ये डिपो भी किसका है, सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट का है। तो ये अगर इंटर स्टेट मूवमेंट अगर हो रहा है तो क्या उस पर आईजीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, बस ये बात बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया था 2017 के अंदर, आपको मैं दिखाऊं वो सर्कुलर। ये देखो, ये सर्कुलर मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इस सर्कुलर को अगर आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सर्कुलर नंबर आपका है 1117 आईजीएसटी के अंदर आया था। और इस सर्कुलर में ना सिंपल सी बात ये लिखी थी कि भैया अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन में कवर होता है। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन मींस अगर एक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस हैं और उन दोनों के रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो मैंने पहले भी कहा था अगर रजिस्ट्रेशन अलग अलग होंगे तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। अब यहाँ पे सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का क्या है, एक डिपो उसका यहाँ पे है, एक डिपो उसका यहाँ पे है। अब ये जो इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। और अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन है तो डिस्टिंक्ट पर्सन एक्चुअल में क्या कि है तो ये सेम ही, बट इन दोनों को अलग मानते हैं। और अगर इन दोनों के बीच में इंटर स्टेट कोई मूवमेंट होगा तो उस पर हम आईजीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, उसको हम आईजीएसटी से एग्जम्प्ट कर देंगे। तो ये सर्कुलर आया था, देखो यहां पर क्या लिखा है, द इशू रिलेटिंग टू लेवी ऑफ आईजीएसटी एग्जम्पशन ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25(4) द सीजीएसटी एक्ट 17 कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ और फॉर रिपेयर मेंटेनेंस एक्सेप्ट इन केस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस हैज बीन एग्जाम। मतलब वही बात कहना क्या चाह रहे हैं, वो सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर आपने इंटर स्टेट कोई मूवमेंट किया ना, इंटर स्टेट कोई मूवमेंट किया और वो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस केस में आईजीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा, वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो वही सर्कुलर बेस इन्होंने वहां पे क्वेश्चन दे दिया। तो एक बार मैं क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं। ये देखो जी, आपको मैं दिखाऊं, इन्होंने सेम सर्कुलर कॉपी किया हुआ है, आपको दिखाता हूं। देखो जी, सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी, ये सेम पॉइंट सर्कुलर में है। आप चेक कर लो इसके आंसर में, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी, सेम पॉइंट उन्होंने वहां से उठा लिए। ठीक है जी। उसके बाद देखो उन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस ऑफ सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड कॉन्सिक्वेंटली आईजीएसटी विल नॉट बी पेबल देयर ऑन। इट मींस अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब सेम पर्सन की दो ब्रांचेस हैं, एक डिपो से दूसरे डिपो में हो रहा है, तो उस केस में कोई भी आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, आईजीएसटी एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। बट मैं आपको दोबारा बोल दूं, ये प्रैक्टिकली अब इस सर्कुलर की कोई रेलिवेंसी नहीं है। आपके एग्जाम में 0/0% चांस है ये वाला क्वेश्चन बनने के। ठीक है जी। अब क्योंकि ये एग्जामिशन के अंदर जो हमारी एग्जामिशन लिस्ट है उसके अंदर मर्ज कर दिया गया है। ठीक है जी। तो नॉर्मली पहले भी एग्जाम था और आज भी एग्जाम है। तो अगर ये क्वेश्चन बाय चांस दोबारा बन जाता है तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक पॉइंट हमें ध्यान देना है कि एक तो सर्कुलर नंबर हमें लिख के आना है, सर्कुलर नंबर ध्यान होना चाहिए 1117 और याद हो जाएगा। और बस ये चीज लिख के आनी है कि अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन का जिसमें पैसेंजर और गुड्स कैरी किए जा रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही कोई आपने जीएसटी एप्लीकेबल करना है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जी। क्वेश्चन नंबर 6 था, एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। ठीक है जी। एग्जाम के लिए रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से बन सकता है, बात ध्यान देना। उसके बाद अब यहां पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, डिफाइन द टर्म्स ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट अंडर सीजीएसटी एक्ट 17 कैन इनपुट टैक्स क्रेडिट बी अवेल्ड ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। पहली बात, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या वो पूछना चाह रहे हैं सर। याद करो, आपने ना शेड्यूल नंबर 2 किया होगा, शेड्यूल नंबर 2 सेक्शन नंबर 7 का अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जहां पर लिखा था वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट की सर्विस को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो थी ना वो सेक्शन 2119 के अंदर थी, अगर आपको ध्यान आता हो। और मैंने पहले भी कहा था वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डीम्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, और यही सेम बात 2119 के अंदर थी। तो पहली बात तो हमें 2119 के जो डेफिनेशन है ना वो लिख के आनी है। और फिर दूसरा कहना चाह रहे हैं कि क्या वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर आईटीसी मिलेगा। याद करो, सेक्शन नंबर 17(5) में वर्क कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी ब्लॉक किया हुआ था। 17(5) में वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर आईटीसी ब्लॉक किया हुआ था।
बट वहां पर एक बात लिखी थी, अगर इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सेम होगी तो आईटीसी मिल जाएगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम होगी तो आईटीसी मिल जाएगा, उसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा काम वर्क कॉन्ट्रैक्ट का है और अगर मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देने के लिए पीछे से वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, तो पिछले वाला वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला जो मुझसे बिल चार्ज करेगा ना, उसके बिल पे जो जीएसटी लगा होगा उसका मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। मैंने आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी, ये 17(5) में कवर है क्योंकि आपका काम वर्क कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। मैंने आपको सर्विस दी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की और मैंने पीछे से भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली, तो पिछले वाले ने जो मुझसे बिल चार्ज किया होगा उस पे जो जीएसटी लगा होगा उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ये 17(5) में आपने पढ़ा होगा। तो 17(5) में साफ साफ लिखा हुआ है, 17(5) में साफ साफ लिखा हुआ है वर्क कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी नहीं मिलता, बट अगर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई दोनों सेम होती हैं उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। ये बातें आपने 17(5) में पढ़ी होंगी। अब ये 3-4 बच्चे सामने बैठे हैं, कह रहे भाई चल यार चल सेशन से चलते हैं, समझ में कुछ आ तो रहा नहीं है, पता नहीं सर क्या करा रहे हैं। नालायको आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा, मैं डेली एक बात बोल रहा हूं कि पहले रिवीजन करके आओगे तो समझ में आएगा। अब ना तो आपने पूरा जीएसटी अभी तक रिवाइज किया, और दूसरा जीएसटी रिवाइज नहीं किया वो बात तो अलग है, ये अगले 10 क्वेश्चन में आप पढ़ के नहीं आते। अब अगर अगले 10 क्वेश्चन पढ़ के नहीं आओगे, जीएसटी की बिना रिवीजन के यहां पर बैठोगे, सर आप मुझे गालियां ही निकालोगे। आपको ये लगेगा विवेक सर पता नहीं क्या करा रहे हैं। और सर ऑब्वियस सी बात आप इतना समझ सकते हो, अगर मैं एक एक क्वेश्चन का प्रोविजन पहले डिटेल के अंदर बताने लग गया फिर क्वेश्चन कराऊंगा ना तो हमारे क्वेश्चन होंगे ना हमारा कुछ होगा। और आपको मैंने इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि इसमें सिर्फ मुझे क्वेश्चन करवाने हैं, सिर्फ क्वेश्चन करवाने हैं, और वो क्वेश्चन होंगे ही तब जब आपने पहले पूरा जीएसटी रिवाइज किया हुआ है। अब मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट ना, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपने पहले पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 आप घर से पढ़ के नहीं आए, आपने जीएसटी रिवाइज ही नहीं किया, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, ये क्या समझ में आएगा? आपको तो ये लगेगा पता नहीं सर ने क्या करवा दिया। सेम क्वेश्चन 5 है और सेम क्वेश्चन 6 है, 7, मतलब सारे क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपने एक बार पहले घर से पढ़े होंगे और पूरे जीएसटी की रिवीजन आपने की होगी। तो अभी भी मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले सेशन में आने से पहले प्लीज रिवीजन करके आना ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो सर आप मुझे भी भला बुरा बोलोगे, मेरे एफर्ट्स भी सारे वेस्ट हो जाएंगे, और फिर मुझे भी ना यूट्यूब पे डेली आते हुए लगेगा कि जब बच्चे ही नहीं आ रहे तो फिर मेरे को लगेगा मैं हार्डवर्क किसके लिए कर रहा हूं। और आप सब जानते हो सर मैं एक एक क्वेश्चन में एक घंटा नहीं लगा सकता क्योंकि हमें 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली, नहीं तो हमारे क्वेश्चन बैंक पूरे हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी क्वेश्चन बैंक पूरा करना है, फिर गाइडलाइंस आंसर कंप्लीट करने हैं, फिर सीए वाले क्वेश्चन करने हैं, वो सारे कैसे होंगे? क्योंकि ना कई बार बच्चा मुझे व्हाट्सअप करता है सर आप ना प्रोविजन थोड़ा ना डिटेल में बताया करो। अब प्रोविजन सर मैं डिटेल में कैसे बता दूं? क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पे प्रोविजन डिटेल में बताऊंगा तो ना तो क्वेश्चन हो पाएंगे ना हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे। और रिवीजन क्लास मैंने 18 घंटे की डाली है, जो आपकी 2-3 घंटे की रिवीजन क्लास और है, उसकी टेंशन मत लो। एक बार मेरे बैचेस खत्म हो गए, क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड कर दिया, वो 2-3 घंटे की भी डाल दूंगा, बट उससे पहले 18 घंटे की रिवाइज कर लो। जो क्लास के अंदर पढ़ा है उसकी रिवीजन करो और पहले आने से पहले 10 क्वेश्चन पढ़ के आओ। क्योंकि जब मैं आने से पहले 2 घंटे मैं पढ़ सकता हूं, इसको मैं रिवाइज कर सकता हूं, आप क्यों नहीं पढ़ सकते? सर आपके पास मेरे से कम टाइम तो नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है। मेरे पास तो फिर भी दिन में बैचेस होते हैं, मुझे क्वेश्चन बैंक बनाना है, मुझे 7-7 दिन आपके लिए काम करना है और फैमिली का टाइम भी है, उसके बावजूद भी मैं सारा काम कंप्लीट करता हूं। रीजनिंग मुझे पता काम करना है तो करना है। बट आपको तो ये लगता है विवेक सर डेली शाम को आ ही जाएंगे, क्वेश्चन करा ही देंगे, विवेक सर 3-3 घंटे लगा ही रहे हैं, पहले 2 घंटे खुद पढ़ के आते हैं, 1 घंटा फिर शाम को लगाते हैं, हमें क्या दिक्कत है, हम तो आराम से पढ़ लेंगे। ये आपको पता नहीं है सर, इसमें दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत आपके रिजल्ट को आएगी। क्योंकि अगर एक बार पहले पढ़ के आओगे फिर यहां पे सुनोगे ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यस अब मुझे और समझ में आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रे बच्चे सामने घूर के देख रहे थे ना मुझे कि भाई क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं चल रहा, ये सारे क्वेश्चन आपके हमने क्लासेस में किए हुए हैं, उनकी रिवीजन चल रही है, मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ यहां पे जी, अब यहां पे आओ क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है, और क्वेश्चन वाकई इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि ये जुलाई या दिसंबर दोनों में से किसी एक अटेम्प्ट के अंदर जरूर बनेगा। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको मैंने डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश भी की है और क्वेश्चन को ब्रेक करने की ट्राई किया। मैंने पहले भी बोला है क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखो, समझ में आ जाएगा।
देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं एक्स वाई जेड इज ए ट्रांसपोर्टर, एक्स वाई जेड एक ट्रांसपोर्टर है, हु हैज ऑप्टेड टू प्रोवाइड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस। मतलब एक एक्स वाई जेड है, वो जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करवाने की सोच रहा है, ठीक है जी, एक्सक्लूसिवली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब वो आरसीएम ऑप्ट कर रहा है, वो आरसीएम में कवर हो रहा है, और क्या कहना चाह रहे हैं, विदाउट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और वो उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान देना। अब जिन जिन बच्चों को सेक्शन नंबर 9(3) ध्यान आ रहा हो, सेक्शन 9(3), सेक्शन 9(3) क्या था सर, याद करो नालायको, 9(3) रिवर्स चार्ज का था। सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी, सेक्शन नंबर 7 चार्जिंग सेक्शन ऑफ यूटीजीएसटी, सेक्शन नंबर 5 चार्जिंग सेक्शन ऑफ आईजीएसटी, और सेक्शन नंबर 9(3) में मैंने कहा था कि गुड्स और सर्विस कवर है जो आरसीएम में कवर होती हैं। उसमें सबसे पहली सर्विस हमने वहां पे की थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस। और इस जीटीए की सर्विस के अंदर मैंने कहा था आरसीएम लगेगा, और वहां पर अगर आपने एक लाइन ध्यान से पढ़ी हो, वहां पे लिखा था कि आरसीएम तब लगेगा अगर जीटीए ने 12% वाला आईजीएसटी का ऑप्शन ना लिया हो। इट मीन जीटीए की सर्विस में ना दो रेट होते हैं, आपको मैं दिखाऊं, ये देखो, ये आपकी बुक है। अब जिन बच्चों ने कोचिंग ली होगी उनको ये बुक मिली होगी, नहीं तो किसी भी टीचर की आपके पास बुक होगी जहां से भी अपने कोचिंग ली होगी, एक बार ध्यान से पढ़ना। देखो वहां पर क्या लिखा है, ये आरसीएम की लिस्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु हैज नॉट पेड इंटीग्रेटेड टैक्स एट द रेट 12%। इट मीन अगर वो 12% वाला रेट पे कर रहा है, फिर वो आरसीएम में कवर नहीं है, फिर फॉरवर्ड चार्ज में कवर है। और अगर वो 5%, जीटी के दो रेट है 5 और 12, अगर वो 5% वाला रेट ऑप्ट कर रहा है तो वो आरसीएम में कवर है और उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना। तो सर जीटीए की सर्विस के दो रेट हैं, जब भी 12% की बात करूंगा फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा, 5% की बात करूंगा रिवर्स चार्ज में कवर होगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज में साफ साफ लिखा है रिवर्स चार्ज उस पे लगेगा जो 12% वाला जीएसटी नहीं पे कर रहा। इट मींस अगर वो 12% वाला जीएसटी पे कर रहा है फिर फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा, बस ये बात ध्यान दो। इधर सुना ध्यान से, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि भैया वो आरसीएम में कवर है और वो आईटीसी नहीं लेगा, इट मींस 5% वाला ऑप्शन ले रहा है, वो 12% वाले ऑप्शन में कवर नहीं है। देखो मैंने साइड में लिखा भी है, अगर आपने साइड में लिखा हुआ ध्यान से पढ़ो, देखो मैंने क्या लिखा है, इफ जीटीए ओप्ट 5% देन आरसीएम अप्लाई विदाउट आईटीसी, और इफ जीटीए ओप्ट 12% देन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म विद आईटीसी, बस ये पर ध्यान देना। तो इसने अगर आरसीएम बोला ना कि मैंने आरसीएम यूज किया, तुरंत माइंड में क्लिक करे कि 5% वाला टैक्स चूज किया, इसको आईटीसी मिलेगा नहीं, बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है ये बात, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे पढ़ो। फिर वो कहना चाह रहा है द कंपनी हैज इट रजिस्टर्ड ऑफिस इन कर्नाटका, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कर्नाटका में है। द टर्नओवर ऑफ द ट्रांसपोर्टर इन द प्रीवियस ईयर 16-17 वाज 55 लाख, उसकी टर्नओवर 16-17 में 55 लाख रुपए है। देखो ये 16-17 ये रहा, ये 55 लाख रुपए है, ये बात क्लियर है। फिर वो कहना चाह रहे हैं इट एक्सपेक्ट द रेवेन्यू टू ग्रो बाय 20% इन द करंट ईयर, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20% रेवेन्यू करंट ईयर के अंदर इंक्रीज होगा, बहुत बढ़िया बात है। ओइंग टू द ग्रोइंग डिमांड, डिमांड बढ़ रही है इसलिए द ट्रांसपोर्टर डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी एंड परचेज एन एडिशनल ट्रक फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन 1 दिसंबर 17। 1 दिसंबर 17 को उसने एक ट्रक परचेज किया। द परचेज प्राइस ऑफ द ट्रक वाज 20 लाख, उसका प्राइस 20 लाख रुपए एक्सक्लूसिव, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, और रेट है 28%। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/18, 1/4/18 से द ट्रांसपोर्टर डिसाइडेड टू ऑफर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब वो कह रहा है मैं फॉरवर्ड चार्ज में आऊंगा, ठीक है, एंड पे जीएसटी 12%। अब वो 12% पे करेगा, आईटीसी उसको मिल जाएगा। देखो लिखा ना विद द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 वाज 70 लाख, अब उसकी टर्नओवर 70 लाख हो चुकी है। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है द ट्रांसपोर्टर वांट्स टू नो वेदर इट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। वो ट्रांसपोर्टर जानना चाहता है कि क्या उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है। इन केस, दूसरा क्वेश्चन, इन केस इन द अबव क्वेश्चन इफ द ट्रांसपोर्टर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टैक्सेबल सप्लाई being made by it along with the supply of service under RCM, other fact remaining the same, can it take input tax credit on additional truck purchase? If yes, then how much credit can be availed? Advise the transporter on the above issue with reference to the provision of GST law.
सर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा जबरदस्त तरीके वाला क्वेश्चन है, और जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, मेरे दिल में बस एक ही आवाज आई कि ये क्वेश्चन बनना चाहिए आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनना चाहिए जिससे आपका माइंड भी काम करे और प्रोविजन सारे आ जाए। अभी बच्चा सामने ऐसा बच्चा कह रहा है आपको लग रहा है ना क्वेश्चन बनना चाहिए, हमें समझ में तो आए पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में ये लिखा, अब प्लीज ध्यान सुनना, इधर देखो ध्यान से, ये सामने बड़े जो व्हाट्सएप लेके बैठे हैं, अब मैं आपको भी समझाऊं कि आप व्हाट्सएप लेके मत बैठो। आपको भी लगता है कि मुझे आपको गुस्सा होना चाहिए, मतलब इस लेवल पे आपको गुस्सा होना बनता है, सोच के बताना गुस्सा होना बनता है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बनता। पर अगर फिर भी आप ऐसे काम करोगे, बीच में व्हाट्सएप लेके बैठोगे, बीच में अपने गेम्स खेलोगे, रिप्लाई करोगे दूसरों को, तो सर फायदा कुछ भी नहीं है। फिर तो आराम से सेशन बंद करके पहले चैटिंग कर लो, फिर बाद में सेशन देख लेना। टाइम दो डबल टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन मिस हो गया ना, आप पूरी जिंदगी समझ रहे ना, क्वेश्चन समझ में खुद नहीं आएगा। बिलीव मी, जो मैं समझाना चाहता हूं ना, वो समझ में नहीं आएगा आपको। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या है, वो ये बात कहना चाह रहा है, एक ट्रांसपोर्टर है और वो जीटीए की सर्विस दे रहा है। उसने सबसे पहले ऑप्ट किया कि मुझे आरसीएम लेना है और मुझे आईटीसी लेना नहीं है, तो उसने पहले आरसीएम लिया, आरसीएम लिया, आरसीएम लिया। फिर डिमांड बढ़ गई तो उसने क्या किया, 1 दिसंबर 17 को एक ट्रक परचेज कर लिया और उस पर जीएसटी 28% देना है। और फिर 1 अप्रैल 18 से उसको लगा कि अब मुझे ना फॉरवर्ड चार्ज में आना है, अब मुझे रिवर्स चार्ज में नहीं रहना। और अगर फॉरवर्ड चार्ज में आना है तो जीएसटी 12% है, आईटीसी मिलेगा। ये सारी बातें हो गई। उसने 2 क्वेश्चन पूछे कि क्या इस ट्रांसपोर्टर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो रिवर्स चार्ज से फॉरवर्ड चार्ज में आ रहा है तो क्या उसने जो ट्रक परचेज किया उसका उसको आईटीसी मिलेगा, और अगर यस मिलेगा तो कितना आईटीसी मिलेगा, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा होगा, जब हमने चैप्टर किया था रजिस्ट्रेशन का, उस चैप्टर में एक सेक्शन हमने किया था, 22, दैट इज पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एक सेक्शन हमने 23 किया था, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और सेक्शन 23 में हमने 2 पॉइंट किए थे, एक तो सब सेक्शन, एक क्लोज नंबर ए और यहां पे बी। और यहां पे ए के अंदर मैंने कहा था कुछ लोग गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किए हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किए हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहला एग्रीकल्चरिस्ट, उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा जो एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड गुड्स की, एग्जम्प्टेड सर्विस की सप्लाई करेंगे, उन्हें भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर मैंने बी में कहा था 6 लोग, टोटल 6 लोग ऐसे नोटिफाइड किए हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 2 लोग तो आपके स्पेसिफाइड हैं, 2 लोग तो आपके स्पेसिफाइड हैं और 6 लोग आपके नोटिफाइड हैं। और जो 6 लोग नोटिफाइड है ना, उसमें मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा। उसमें एक पहला पॉइंट था कि अगर मैं अपनी 100% सर्विसेज आरसीएम में दे रहा हूं तो मुझे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन बिंग, मुझे जीएसटी थोड़ा पे करना है, जीएसटी वो पे करेगा, और अगर जीएसटी वो पर्सन पे करेगा तो मैं रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊं? तो गवर्नमेंट ने बोला तुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ध्यान दे। सेम क्वेश्चन आ गया 23(2) का जो बी क्लोज था, 23(2) का जो बी क्लोज था, उसमें नोटिफाइड पर्सन था आरसीएम वाला। तो भैया ये बात तो क्लियर है, 31 मार्च 18 तक उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो रटने वाला बच्चा होगा वो क्या बोलेगा, 55 लाख रुपए है और यहां पे 20 लाख से ऊपर है, 20 लाख से ऊपर है, क्योंकि सर्विस वाले केस में 20 लाख की लिमिट है और गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट है नॉर्मली। तो बोलेगा 20 लाख से ऊपर है, वो तो करवाएगा। सर मैं कह रहा हूं 55 लाख, अगर यहां 100 लाख भी होता, अगर यहां 100 लाख भी है, उसकी 100% सर्विस आरसीएम में कवर है, तो रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, रिक्वायरमेंट दूसरे पर्सन की है। एक बच्चा बोल बड़ा कहता 1 अप्रैल के बाद तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आ गया ना, तो उसके बाद तो करवाना पड़ेगा, उसके बाद तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉरवर्ड चार्ज में आ गया, आप खुद समझदार हो, उसके टर्नओवर 70 लाख है, 20 लाख से वैसे ही ऊपर है, वो तो करवाएगा। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई करेगा गुड्स की तो वैसे ही करवाएगा, 24 में कवर हो जाएगा।
तो मैं बात कर रहा हूं आरसीएम की। जब तक मैं आरसीएम में कवर था, तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दूसरे वाले पर्सन की रिक्वायरमेंट है, बस ये बात ध्यान देना। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता भाई आरसीएम वाले तो सेक्शन 24 में कवर होते हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं? 24 में लिखा हुआ है कि आरसीएम वालों के लिए कोई 20 लाख 40 लाख की लिमिट नहीं होती, उन्हें स्टार्टिंग से करवाना है। आपने 24 ध्यान से नहीं पढ़ा। 24 में लिखा है कि जो आरसीएम में टैक्स देने के लायबल होता है उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती। तो 24 रेसिपिएंट की बात करता है, रेसिपिएंट की। और 23(2) का जो क्लोज नंबर बी है उसमें जो आरसीएम वाला पॉइंट है वो सप्लायर की बात करता है। मेरी सर्विस सारी आरसीएम में कवर है, मुझे नहीं करवाना, और जिसको मैं सर्विस दे रहा हूं उसके लिए कोई 20-40 लाख की लिमिट नहीं है, वो 24 में कवर है, वो करवाएगा ही करवाएगा। तो पहली बात तो क्वेश्चन में समझो भैया कि मुझे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 31 मार्च 18 तक, 1 अप्रैल 18 से मुझे करवाना पड़ेगा, यह बात ध्यान दो। यह बात क्लियर हो गई? चलो अच्छा अभी आगे और बढ़ते हैं। अच्छा अब ये पॉइंट तो समझ में आ गया भाई, पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया, 31 मार्च 18 तक मुझे करवाना नहीं है, उसके बाद मुझे करवाना है। अब यहां पे एक बात सोच के बोलना, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, सेक्शन 17 जो आईटीसी हमारा था, मैंने कहा था कि एग्जम्प्टेड सप्लाई वाले केस में आपको आईटीसी मिलता नहीं है। एग्जम्प्टेड सप्लाई अगर करोगे आईटीसी आपको मिलेगा नहीं। इट मींस जो भी मैं सामान लेके आऊंगा, अगर उस सामान को एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज करूंगा तो मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं। और मुझे नहीं पता किन लोगों को ध्यान आएगा नहीं आएगा, एग्जम्प्टेड सप्लाई में अगर मेरी सप्लाई आरसीएम वाली है तो भी वो एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड होती है। इट मींस अगर मेरा केस आरसीएम में कवर है ना, आरसीएम में, तो उसको हम एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि भैया मेरे को जीएसटी नहीं पे करना ना, अगले वाले को जीएसटी पे करना है, तो गवर्नमेंट ने बोला तेरे लिए ये सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई है, इसके लिए जो भी तो सामान लेके आएगा उसका तुझे आईटीसी मिलेगा नहीं। अब सोच के बोलना जी, मैं आरसीएम में था पहले, अब मैं फॉरवर्ड चार्ज में आ रहा हूं, अब ये सप्लाई हो रही है टैक्सेबल, पहले कवर होती थी एग्जम्प्टेड में। अब अगर एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल सप्लाई में कवर हो रही है, एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में कवर हो रही है, तो मुझे पता नहीं आपको ध्यान आएगा नहीं आएगा, सेक्शन 18(1) आईटीसी इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसिस। अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में आ रही है तो कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिल जाएगा, बट 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद, 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद, दैट इज रूल नंबर 40, अगर आपको ध्यान आता हो। ठीक है जी। अब यहां पर देखना जी, अब यहां पर देखो, उसने बोला 1 दिसंबर 17 से, 1 दिसंबर 17 से, अब यहां पर देखना 1 दिसंबर 17 से अगर मैं 31 मार्च 18 तक की बात करता हूं, क्योंकि ये इतना टाइम तो वो आरसीएम में था ना, इतना टाइम तो वो आरसीएम में था, और 1 अप्रैल से वो फॉरवर्ड चार्ज में आया। पता नहीं कई बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कई बच्चों मेरे को लग रहा है सेशन छोड़ के ही ना भाग जाए इस चक्कर में। आपको मेरी बातें समझ में आती हैं? मैं सोच झूठ मत बोलना, मैं आज आपकी लाइव चैट पढ़ूंगा बाद में, झूठ मत बोलना, आपको मेरी बातें समझ में आती हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, या वैसे आप भजन सुनने आ जाते हो, प्रवचन सुनने आ जाते हो, कि मतलब आपको क्या लगता है कि मैं ढोल की चिमटा लेके आऊं? आज तो वैसे भी मेरी येलो कलर की टी शर्ट, मैं सोच रहा था कि मैं ढोल की चिमटा ले ही आऊं, बट मैंने सोचा पता नहीं बच्चे क्या बोलेंगे। मतलब जो मैं बातें बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? एक बार दोबारा से रिपीट करूं? पक्का फिर तो समझ में आएंगी ना। हाँ बच्चा कह रहे एक बार दोबारा से रिपीट कर दो सर, कसम से हम यही सोच रहे थे सर दोबारा रिपीट कर दे। इधर देखो ध्यान से नालायक को, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, 1 दिसंबर 17 को एक उसने ट्रक परचेस किया, 31 मार्च 18 तक इतना टाइम तो वो आरसीएम में था, क्योंकि आरसीएम खत्म हुआ 1 अप्रैल 18 से। तो जब तक तो वो आरसीएम में था उसको आईटीसी मिलेगा नहीं, जब तक वो आरसीएम में था उसको आईटीसी मिलेगा नहीं ना। फिर फॉरवर्ड चार्ज में आएगा आईटीसी मिलेगा। तो पहले चेक करो यहां से लेके यहां तक कितने क्वार्टर बन रहे हैं? सर ये 2 क्वार्टर बन रहे हैं, चेक कर लो 2 क्वार्टर बन रहे हैं। ये दिसंबर वाला 1 क्वार्टर और जनवरी फरवरी मार्च का दूसरा क्वार्टर, 2 क्वार्टर बन रहे हैं। अब अगर ये 2 क्वार्टर बन रहे हैं तो भैया 20 लाख का ट्रक था, 28% जीएसटी, तो 5,60,000 रुपए का तो जीएसटी पे किया, और अगर 5,60,000 रुपए का जीएसटी पे किया तो अपने आप बोल दो, अब 2 क्वार्टर है, हर क्वार्टर का 5%, तो अगर हर क्वार्टर का 5% है तो 10% हो गया। तो भैया 10% अगर हो गया तो 5,60,000 का 10%, 56,000 में यहां से माइनस कर दूंगा, तो ये बैलेंस जो निकल के आएगा ना, बैलेंस निकल के आएगा मेरे ख्याल से 5,04,000 रुपए का
इसको आईटीसी मिलेगा और ये 56,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि उस टाइम वो आरसीएम में कवर था। आपको मैं दिखाऊं, ये देखो इसका आंसर, देखो वही सेम कहानी लिखी हुई, मैं आपको दिखाता हूं। देखो 23.2 आरसीएम में कवर है, इसको नहीं करवाना, ठीक है जी। उसके बाद ये 22 में कवर हो गया क्योंकि अब आरसीएम खत्म हो गया, उसको फिर करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे वही बात लिखी है, 20 लाख से ऊपर है तो उसको करवाना पड़ेगा, कोई थ्रेशोल्ड यहाँ पे लिमिट नहीं, अगर वो 24 में कवर होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, जब ये आपका आ रहा है 18(1)D रूल नंबर 40 है, ठीक है जी। आपको मैं दिखाता हूं कैलकुलेशन, ये देखो ये 2 क्वार्टर आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर 5,60,000, 56,000 माइनस किया, 5,04,000 रुपए का आईटीसी आपको मिल सकता है। यही सेम बात हमने सर निकाली है, यही सेम बात हमने निकाली है। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन इतना बढ़िया है ना, इतना बढ़िया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। इसको एक बार रीड कर लेना, इसका आंसर रीड कर लेना, आंसर में कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, आंसर बहुत बढ़िया इसका बन सकता है और क्वेश्चन ये जरूर बनेगा 5 से लेके 8 नंबर तक का, ठीक है। मेरे को मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो मैंने देखा, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो छोटे छोटे बेकार के हैं, मुझे उम्मीद नहीं है। देखो एक तो ये वाला क्वेश्चन आईएएस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला, ये दोबारा से बन सकता है, और एक जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किया ये वाला हमने बन सकता है। ये केस स्टडी बेस है, प्रैक्टिकल बेस है, ठीक है जी। तो यहां पर एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर। इसके अंदर ये हुआ है, पहले वो आरसीएम में कवर था, जब तक आरसीएम में कवर था वो 23.2 में कवर था, 23.2 में कवर था, उसको करवाना नहीं था, वो करवाएगा नहीं। फर्स्ट अप्रैल 18 से फॉरवर्ड चार्ज में आ गया, फॉरवर्ड चार्ज में आ गया, वो 22 में कवर हो गया, करवाना पड़ेगा। और अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई करेगा गुड्स की तो उसे वैसे ही करवाना पड़ेगा। फिर उसने क्या बोला कि भैया आरसीएम से लगे एफसीएम में आएगा, तो एग्जम्प्टेड सप्लाई से वो टैक्सेबल सप्लाई में आ रहा है, उसको आईटीसी मिलेगा, बट जितना पोर्शन वो आरसीएम में रहा उतने का उसको आईटीसी मिलेगा नहीं। तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक 2 क्वार्टर बन रहे हैं, 10% का आईटीसी मिलेगा नहीं, 90% का मिल जाएगा। तो 5,60,000 में 10% माइनस करोगे, 90% निकालोगे तो आपका आंसर 5,04,000 पे निकल के आएगा। ये आपका आंसर है जी, ठीक है। इतने का मुझे आईटीसी मिलेगा, ये आपका। अब बच्चा कह रहा है सर क्या ये हमें रूल भी याद करने पड़ेंगे? यस, आपको रूल भी याद करने हैं और सेक्शन नंबर भी याद करने हैं, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। चलो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, जब अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर ए सप्लायर ट्रांसफर ए रनिंग बिजनेस एज ए होल either due to sale, merger, amalgamation of such business, whether the portion of unutilized input tax credit by the supplier can be claimed immediately by the recipient। हाँ जी, सिंपल सा पॉइंट है सर, याद करो सेक्शन नंबर 18(3) आपने किया होगा कि सेल, मर्जर, अमलगामेशन वाले केस में अनयूटिलाइज आईटी से अगले वाला पर्सन क्लेम कर सकता है। और उसका रूल नंबर अगर आपको ध्यान, रूल नंबर 41। और मैंने क्लास के अंदर आपको बताया भी था कि भैया अगर डी मर्जर वाला केस है तो अगर क्रेडिट आगे लेके जाना है तो जो भी नई यूनिट्स होंगी उनकी एसेट की जो वैल्यू होगी उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो वही सेम बात यहां पे लिखी है जी, वही सेम बात यहां पे लिखी है कि ट्रांसफर अलाउड है, ठीक है जी। और अगले वाले पर्सन को मैंने पहले भी कहा था इस केस में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। और देखो मैंने फिर यहां पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ डीमर्जर रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द न्यू यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द डीमर्जर स्कीम। जो नई यूनिट्स होंगी उनकी एसेट की जो वैल्यू होगी उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और बाकी सब केस में, सेल मर्जर वाले केस में तो नॉर्मल जितना क्रेडिट होगा अनयूटिलाइज वो सारा का सारा अगले वाली कंपनी के पास आएगा, ठीक है। तो ये बात है 18(3) आपने अगर पढ़ा हो, और रूल नंबर 41 ये क्वेश्चन उसका है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर 3 से लेके 5 नंबर का बन सकता है, तो कोई मुश्किल नहीं है। सेम पैटर्न जो आपने 18(3) के अंदर पढ़ा था वही आपको यहां पे लिख के आना है, ठीक है नहीं। उसके बाद देखो जी, फिर अब हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया सर। चैप्टर नंबर 3 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 फाइनली हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर नंबर 4 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। आओ जी एक बार चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं। व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर? लो जी, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? याद करो सेक्शन नंबर 26। एग्रीगेट टर्नओवर में सारी टर्नओवर आती हैं जी, चाहे वो एग्जम्प्टेड हो, टैक्सेबल हो, ठीक है जी। अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई की हो सेम पेन के अंदर वो भी आएगी, आपने एक्सपोर्ट किया हो वो भी आएगा, बट जो भी आपके जीएसटी और सेस होंगे वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होंगे। तो ये बात यहां पे लिख के आनी, देखो सेक्शन 26 वही सेम डेफिनेशन इन्होंने वहां पे लिख रखी है। उसके बाद वो कह रहे हैं ए लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड पर्सन इन आंध्र प्रदेश वेयर हिज इंट्रास्टेट टर्नओवर 45 एंड ऑल्सो इंट्रास्टेट टर्नओवर 20 लाख एंड इंट्रास्टेट टर्नओवर 5 लाख महाराष्ट्र। हाउ टू कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर एंड विच स्टेट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? अब अपने आप बोल दो सर,
अब अगर ये सेम पेन के अंदर है तो क्या ये सारी टर्नओवर काउंट की जाएंगी, नहीं की जाएंगी? यस, काउंट की जाएंगी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो सेम पेन में जितनी ब्रांचेस होंगी उन सबको एग्रीगेट करके चेक करोगे लिमिट आपकी कितनी आ रही है। तो देखो यहां पर उसने क्या बोला है, the company A Limited will be required to take registration in all the three states as its aggregate turnover is above the threshold limit. Aggregate turnover of previous person having the same PAN is computed on all India basis. That is for person having turnover in the multiple state. Aggregate turnover is computed as the sum of turnover of all the registration. Therefore, aggregate turnover of A Limited will be sum of turnover of all the three state आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। 45, 20 और 5 लाख, 70 लाख रुपए की आपकी टर्नओवर होगी। तो अगर 70 लाख रुपए की टर्नओवर है तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है नी। और इसको किस स्टेट में करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? तीनों स्टेट में करवाना पड़ेगा जहां से वो सप्लाई करेगा, ठीक है नी। तो ये आपका पॉइंट निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है जी। विनोद, ए सप्लायर ऑफ गुड्स इन बड़ोदरा, furnish the following particular pertaining to the supply likely to be affected by him during the third and fourth quarter of the financial year 1920. Value of supply of goods chargeable to GST 18 lakh और goods supplied to World Health Organization अहमदाबाद ऑफिस दैट इज 4 लाख। और आप सब जानते हो ये वाली सप्लाई जो है ये एग्जम्प्ट है जीएसटी में, और अगर ये सप्लाई एग्जम्प्ट है तो क्या एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कवर होगी, नहीं होगी? यस होगी। चाहे इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जीएसटी सिर्फ 18 लाख पे लगेगा, बट हमें एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये भी काउंट होगा। 18 और 4 22 लाख, 20 लाख से ऊपर है दैट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बस ये बात ध्यान दो। देखो उसने मुझसे मांगा ही क्या है, ऑल सप्लाई विल बी विद इन द सेम। ही डिजायर टू नो वेदर ही शुड गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी पर्पस, एडवाइस हिम सुटेबली। यस। तो देखो 18 और 4 यहां पे कितना बनेगा? 22 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर में सारी आती हैं और एक्सीड 20 लाख है तो क्या लिखा है? ही इज एडवाइज टू सप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लो। उसको करवाना पड़ेगा क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से जहां ऊपर जाएगी दैट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब एक बच्चा कहता है सर ये सप्लाई तो एग्जम्प्टेड है ना? यस एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड का मतलब क्या है? इस पे जीएसटी की बात नहीं होगी बट एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी, और जहां वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी दैट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे लिखा रही हु इज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? मिस्टर ए ऑफ लुधियाना इज पार्टिसिपेटिंग इन द हीटेक्स फर्नीचर एक्सपो इन हरियाणा वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एग्जिबिटिंग हिज प्रोडक्ट। ड्यूरिंग द एक्सपो हिज सेड प्रोडक्ट विल सोल्ड टू द पीपल अटेंडिंग द इंटेंडिंग टू परचेज such product. In such scenario Mr. A required to obtain registration in the state of Haryana. If yes, how? याद करो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जी। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं होती, सेक्शन नंबर 24 में कवर होते हैं। बट अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करेगा तो उसको 10 और 20 लाख की लिमिट मिल जाती है। अब ये गुड्स आपके हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं है, ये 24 में कवर होंगे, इन्हें करवाना पड़ेगा। इनको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा आप सब जानते हो 90 डेज के लिए मिलेगा, फिर 90 डेज दोबारा से वो एक्सटेंशन मिल सकती है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर उसके अलावा ये काम करना चाहते हैं, ठीक है नी। तो देखो ये सारी बातें वही लिखी है इन्होंने। ये देखो एक्सट्रीम यहाँ पे 90 डेज की बात लिखी है और फिर ये फर्दर 90 डेज। और आप याद करो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाले केस में इनको एडवांस टैक्स पे करना होता है, सेम एज इनकम टैक्स। मतलब पहले एडवांस टैक्स पे करेंगे, अपनी टैक्स लायबिलिटी खुद एस्टिमेट करेंगे, वो गवर्नमेंट को देंगे, फिर बाद में सेटलमेंट होगी। ये सारी बातें अपने क्लासेस के अंदर पढ़ी होंगी। तो ये वही बातें यहां पे आपको लिख के आनी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की, ठीक है जी। तो करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन 24 में कवर होंगे, 90 डेज प्लस में 90 डेज, इनको एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ये सारी बातें आपके यहां पे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे ये डिफरेंस लिखे हुए हैं। ये डिफरेंस एक बार आपको पढ़ रहे हैं। अच्छा अब ध्यान सुनना, इधर देखो एक बात मुझे आपसे करनी है। अब ये अगले जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चंस को यहां पे गलती आएगी, क्योंकि अब आप जानते हो कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस में ना अब जीएसटीआर 4 एनुअल हो चुकी है। तो आपके क्वेश्चन बैंक में क्वार्टरली दी है, अब वो क्वार्टरली नहीं है, अब वो एनुअली है। और आप सब जानते हो डेट नहीं किया है 30 अप्रैल। तो ये आगे जाके आएगा। अच्छा अब ये सारे अगले वाले क्वेश्चन मैंने रीड कर लिए हैं और ये सब प्योर थ्योरेटिकल है,
ये सब प्योर थ्योरेटिकल है। आगे पूरे क्वेश्चन बैंक में अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। पूरे क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2-3 जगह पे है। अब मुझे आपसे क्या एडवाइस लेनी है, आप मुझे बताओगे अब कि क्या ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आपको डेली बेस पे रीड कराऊं? अगर आप बोलोगे यस, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं रीड करवा दूंगा। अगर आप बोलोगे सर हम खुद रीड कर लेंगे और जिन क्वेश्चन में डाउट होगा हम आपसे पूछ लेंगे, वो क्वेश्चन आप रिपीट करवा देना, वो मैं करवा दूंगा। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं? मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि हमारे एग्जाम में ना हमें दिक्कत होती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। थ्योरेटिकल तो हम फिर भी लिखाते हैं, क्योंकि ये ना हमें पढ़ने हैं और याद करने हैं, प्रोविजन बस याद होने चाहिए। मेन दिक्कत आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो उसकी जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। तो मैं आपसे अब ये एडवाइस मांगना चाह रहा हूं कि अगला सेशन जो होगा मैं यही सेम आगे कंटिन्यू करूं, ठीक है, यही सेम कंटिन्यू करूं, या मैं फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊं चैप्टर वाइज, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, केस स्टडी किस तरह से बनेगी, वो हमें अच्छे से बताओ। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कहां से लाऊंगा? आपके जितने अभी तक क्वेश्चन हो चुके हैं एग्जाम में, उनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से बने हैं वो मैं लेके आऊंगा। सीए फाइनल में कौन कौन से बने हैं, सीए इंटर में कौन कौन से बने हैं, सीएमए के अंदर कौन कौन से बने हैं, वो प्रैक्टिकल में लेके आऊंगा, ताकि हमारी प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो प्लीज मुझे अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपका कमेंट बॉक्स चेक करूंगा और आज ही मुझे पता लग जाएगा वीडियो एंड तक किसने देखी है। मैं अगला सेशन डालूंगा ही तब, ये बात ध्यान से सुनना सर, क्योंकि मुझे पता लगाना चाहिए कितने बच्चे पूरा सेशन देखते हैं। अगला सेशन मैं डालूंगा ही तब जब कम से कम काफी सारे कमेंट आए होंगे, कम से कम 100 कमेंट मेरे पास आए हों, या 50 नहीं 100 तो कमेंट कम से कम आए हों कि सर आप ये चीज कराओ। और जो मेजोरिटी ने लिखा होगा ना वही मैं कराऊंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मुझे क्वेश्चन बैंक करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ये फील होगा कि मुझे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पढ़ाने हैं तो उसमें आपको लगेगा ये टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि थ्योरी आप खुद भी पढ़ सकते हो, प्रोविजन सबने पढ़े हुए हैं। मेन दिक्कत जो प्रोफेशनल वाले बच्चों की मुझे मेरे पास आती है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं होते कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे हमने कर लिए थे अभी तक। आगे मैंने कल पूरा क्वेश्चन बैंक चेक किया, ऑलमोस्ट सारे थ्योरी हैं। जहां जहां प्रैक्टिकल होंगे करवा दूंगा, ठीक है जी। आपके एग्जाम में जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो भी कराऊंगा, सीए सीएमए के भी करा दूंगा। अब आप मुझे खुद बताओ अगला सेशन हमें सेम कंटिन्यू करना है, मतलब अगले क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल चाहे वो कैसे भी हैं, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में टाइम लगाऊं? जहां मेजॉरिटी होगी वही काम कराऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपके लिए काम करवाना है, मुझे आपके लिए काम करना है। जैसे आप मुझे ऑर्डर दोगे, जैसे आप मुझे इजाजत दोगे, वैसे मैं काम करूंगा, ठीक है। तो आपने प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिखना है, आज मुझे पता लगेगा सेशन किसने लास्ट तक देखा था, ठीक है ना। तो मुझे प्लीज बताना जी। अब ये थ्योरी वाले सारे क्वेश्चन मुझे पढ़ाने हैं, या आप ये खुद पढ़ सकते हो, इसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डालते रहो, सर ये वाले चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन करा दो, वो मैं सेशन में करा दूंगा, ठीक है ना। जो डाउट्स होंगे वो मैं सारे सोल्व करूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे सारे कराने हैं तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं भी सारे करा दूंगा, जैसे आप मुझे बोलोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, बट मुलाकात नेक्स्ट सेशन में तब करेंगे अगर आपके कमेंट मेरे पास आए होंगे, नहीं तो फिर मैं सेशन, ध्यान रखना, मैं ऐसे लेके नहीं आऊंगा सर, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आप किस तरफ जा रहे हो तो फिर मैं क्या कराऊं आपको, ठीक है। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताना कि सर ने पूछा है, तभी वो अगला सेशन लेके आएंगे। कहीं ऐसा ना हो ना अगला सेशन लेके आऊं और जो मैं डालूं वीडियो तो बच्चा का ये क्या, सर तो वो करवा रहे थे, सर तो ये करवा रहे थे। तो जब तक कमेंट मेरे पास नहीं आएंगे तब तक मैं अगला सेशन नहीं लेके आऊंगा। लेके तो आऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कह रहा, बट फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताने की क्या कराना है, ठीक है। चलो फिर बाकी फिर मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में। तो अब बाकी सारे थ्योरेटिकल आगे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप मुझे बताना कि हमें यही कंटिन्यू करना है या मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेके आऊं कि इसमें से कौन कौन से प्रैक्टिकल बन सकते हैं, ठीक है। चलो बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं हमें और एफर्ट्स लगाने, और 80+ मार्क्स का टारगेट पूरा कंप्लीट करना है और उस बच्चे की भी सहायता करनी है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, लव यू।